डियर स्टूडेंट्स, मैं अनीता मोदी आज आप लोग को गुणक मल्टीप्लायर के बारे में बता रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि आजकल कई प्रकार के गुणक हमारे समक्ष आएंगे, जैसे निवेश गुणक, सरकारी व्यय गुणक, कर गुणक, संतुलित बजट गुणक, स्थिर गुणक, प्राविगिक गुणक। तो हम लोग इन सब गुणक के बारे में अध्ययन करेंगे और मुख्य तौर पर कीन्स का निवेश गुणक देखेंगे। गुणक का विचार 1930 के दशक में सर्वप्रथम R.F. कॉन ने रोजगार गुणक के रूप में प्रस्तुत किया था। इसमें ये बताया गया था कि कुल प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार की मात्रा में प्रारंभिक प्रत्यक्ष रोजगार की वृद्धि का भाग दिया जाता है और उसके आधार पर गुणक निकाल सकता है। लेकिन बाद में उसके पश्चात कीन्स ने जिस गुणक की विशेष रूप से चर्चा की है उसे निवेश गुणक कहा जाता है। इसे आजकल व्यय गुणक के नाम से भी जाना जाता है। गुणक वह संख्या होती है जिससे निवेश के परिवर्तन को गुणा करने से सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि होती है वह निवेश की मात्रा से अधिक होती है। अर्थात मान लीजिए निवेश की मात्रा 100 रुपये है और गुणक 3 है, तो आय में वृद्धि कितनी होगी? 100 × 3 300 रुपये की होगी। आपको मैं बता दूं कि गुणक की मात्रा का निर्धारण उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के द्वारा होता है। सीमांत प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है गुणक का मूल्य उतना ही अधिक होता है। तो गुणक हम लोग कैसे निकालेंगे इसको मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं स्थैतिक या तार्किक गुणक। जैसा कि दिखाई दे रहा है y = c + i। यहाँ y आय है, c उपभोग है और i क्या है? निवेश है। डेल्टा y आय में परिवर्तन डेल्टा c उपभोग में परिवर्तन प्लस डेल्टा i निवेश में परिवर्तन। पूरी इक्वेशन को हमने डेल्टा y से विभाजित कर दिया तो क्या हुआ? डेल्टा y/डेल्टा y = डेल्टा c/डेल्टा y प्लस डेल्टा i/डेल्टा y। डेल्टा y को डेल्टा y से विभाजित किया तो हमारे समक्ष क्या आ जाएगा? 1। और डेल्टा c ये है ही, तो हमने क्या किया है, इसको इधर ले आई तो हमारे क्या हो गया? इसको इधर रखा डेल्टा i/डेल्टा y और डेल्टा c/डेल्टा y को उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गई? डेल्टा i/डेल्टा y = 1 - डेल्टा c/डेल्टा y = 1 - डेल्टा c/डेल्टा y के स्थान पे हमने क्या रख दिया है? MPC, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अब इसको हमने रिवर्स कर दिया इक्वेशन को, तो क्या हो गया? डेल्टा y/डेल्टा i = k। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? k का मतलब है मल्टीप्लायर गुणक = 1/1 - MPC। ये भी इसके ऊपर भी 1 लग गया। तो आपको मैंने पहले ही बताया था 1 में से यदि MPC घटा देते हैं तो क्या बचता है? MPS, क्योंकि MPC + MPS किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 1 की भी वैल्यू हमें मालूम है तो हम MPS की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और यदि MPS की वैल्यू मालूम है तो हम MPC की वैल्यू बता सकते हैं। तो = 1/s, स्मॉल s MPS उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सी को डिनोट कर रहा है। तो हम ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि गुणक जिसको हम k के द्वारा डिनोट कर रहे हैं वो किसके बराबर होता है? 1/1 - MPC, या दूसरे शब्दों में डेल्टा y/डेल्टा i। इसके आधार पर भी हम k गुणक का मूल्य बता सकते हैं। गुणक को निकालने की दूसरी विधि की भी मैं चर्चा कर रही हूँ। यह है C = a + by। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। C है उपभोग, A है उपभोग की जो स्वायत्त उपभोग है जो कि आय के स्तर से स्वतंत्र होता है, उसको डिनोट कर रहा है, प्लस B बता रहा है MPC को। B किसको बता रहा है? MPC। Y ये कौन सा उपभोग है? BY प्रेरित उपभोग, अर्थात आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे हम प्रेरित या इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहेंगे। तो y1 फर्स्ट पीरियड में क्या हो गया? 1 के द्वारा नोट कर रहे हैं। पहले a + by1 + i1, ये एक इक्वेशन हो गई। y2 = a + by2 + i2। अब समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 घटा देते हैं तो क्या बचा? y2 - y1 = b। a से a कैंसिल हो गया। y2 - y1 + i2 - i1। तो y2 - y1 क्या हो गया? डेल्टा y = b
यहाँ भी डेल्टा वाई आ गया प्लस डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई इजकल टू क्या हो गया, हमने इसको इधर ले आए तो माइनस आ गया, तो डेल्टा वाई कॉमन लिया तो 1 माइनस बी इजकल टू डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई किसके बराबर हो गया, 1/1 माइनस बी इजकल टू 1/1 माइनस एम पी सी। तो इन दोनों तरीकों के आधार पर मैंने आप लोग को ये स्पष्ट किया है कि गुणक का मूल्य 1/1 माइनस एम पी सी या 1/MP/s के बराबर होता है। अर्थात यदि हमें एम पी सी मालूम है तो हम गुणक का मूल्य बता सकते हैं। मान लीजिए एम पी सी 0.5 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा, 1/1 माइनस 0.5 इजकल टू 1/1 में से 0.5 घटाए 0.5 इजकल टू 2। MPC मान लीजिए बढ़ाकर 0.8 कर दिया जाए तो क्या होगा, 1/1 माइनस 0.8 इजकल टू 1/1/0.2। एक में से 0.8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.2। 1 में 0.2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो गुणक कितना हो जाएगा, 5। तो हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे, हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि MPC जितना अधिक होगा गुणक का मूल्य उतना ही अधिक होगा। यदि MPC 0 है तो गुणक का मूल्य 1 ही होगा। अतः गुणक की मात्रा किस पे निर्भर करती है, उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। उपभोग प्रवृत्ति अधिक होने पर गुणक का मूल्य भी क्या होगा, अधिक होगा। ये मैंने आपको बताया है तार्किक या सरल गुणक। अब हम लोग दूसरा देखते हैं प्रावेगिक डायनेमिक मल्टीप्लायर। इसे ब्रूमैन व अन्य लेखकों ने प्रावेगिक गुणक तथा डर्नबर्ग ने गुणक प्रक्रिया की प्रावेगिकी कहा है। इसके अंतर्गत हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन में कैसे जानते हैं उस प्रक्रिया को इसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। मतलब पूरी प्रोसेस को इसके अंतर्गत स्पष्ट किया जाता है। तो इसको एक रेखाचित्र के द्वारा हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। यहाँ वाई OX एक्सिस पे हम राष्ट्रीय आय को दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं, उपभोग प्लस निवेश। आई का मतलब है निवेश, C+S उपभोग प्लस बचत। ये 45 डिग्री की लाइन है जो कि एग्रीगेट सप्लाई AS को बताती है। एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, C+S उपभोग प्लस बचत। ये 45 डिग्री की लाइन AD और AE दोनों को बराबर दिखाती है। दूसरा होता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट्स हैं, उपभोग प्लस निवेश। यहाँ C है वो उपभोग फलन है। मैंने आपको बताया था यहाँ से वाई एक्सिस से जितना ये शुरू होता है वो स्वायत्त उपभोग को बताता है और इसका जो ढाल है, स्लोप है, वो MPC को बताता है। तो ये मैंने C इजकल टू लिखा है 50 प्लस 0.5y। तो ये 50 क्या है, स्वायत्त उपभोग है, प्लस 0.5 ये किस चीज़ को बता रहा है, MPC को बता रहा है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को बता रहा है। अब इसके अंतर्गत हमने स्थिर या स्वायत्त निवेश को जोड़ दिया, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 100, I इजकल टू 100। तो ये क्या हो गया, C प्लस I। ये दोनों मिलके क्या मिल गए हैं, एग्रीगेट डिमांड। संतुलन कहाँ होगा, उस बिंदु पर होगा जहाँ एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को कट कर रही है। देखिए ये बिंदु आप लोग को दिखाई दे रहा है I। तो सबसे पहले देखिए संतुलन किस बिंदु पर था, A बिंदु पर। अब निवेश बढ़ने पर संतुलन कौन से बिंदु पर है, I पर आ गया। तो इसके अंतर्गत पूरी प्रोसेस को हमने बताया है कि किस प्रकार से निवेश में वृद्धि होने पर पहले आय 100 रुपये से ही बढ़ जाती है, फिर 0.5 है तो 50 से बढ़ती है, फिर 25 से बढ़ती है, फिर 12.5 से बढ़ती है, इस तरह से बढ़ती रहती है और अंत में आय 100 रुपये से बढ़कर कितनी हो जाती है, 300 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 300। तो ये बढ़ता ही चला जाता है। तो इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया है, गुणक के बारे में बताया है, प्रावेगिक गुणक के बारे में बताया है। तो इसको हम लोगों ने स्पष्ट किया है। इसके अंतर्गत पूरी प्रोसेस को स्पष्ट किया जाता है कि किस प्रकार से गुणक कार्य करता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ गुणक को प्रभावित करने वाले तत्व। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी कि गुणक की मात्रा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। अर्थात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी गुणक का मूल्य उतना ही अधिक होगा। लेकिन हम उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को अल्पकाल में स्थिर मानते हैं।
और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि वास्तविक जगत में गुणक की प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं पाई जाती है, लेकिन गुणक की मात्रा वो नहीं निकलती जितनी हम लोग सोचते हैं। इस पर कई प्रकार के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। ये गुणक के रिसाव या गुणक की सीमाएं भी कही जाती है। सबसे पहले देखिए बचत व संग्रह की मात्रा। आप लोग जानते हैं बचत की मात्रा जितनी अधिक होगी गुणक का मूल्य उतना ही कम हो जाएगा। अर्थात उपभोग यदि कम होगा तभी बचत अधिक होगी, और उपभोग कम होने का मतलब क्या है? गुणक का मूल्य कम होना। पूर्व कर्जों को चुकाना। यदि लोग अपनी आमदनी के द्वारा पुराने कर्जों को चुकाते हैं तो वो भी उपयोग में लग आते और गुणक का मूल्य क्या हो जाता? कम हो जाता है। इसके विपरीत यदि कभी पुरानी उधार दी गई रकम वापस मिल जाती है, जो हमने किसी को उधार दिया है वो वापस हमें लौटा देता है, तो उपभोग करने का अवसर बढ़ जाता है और इस वजह से गुणक का मूल्य भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है निर्यात व आयातों का प्रभाव। विदेशी व्यापार की मात्रा भी अर्थात आयात और निर्यात भी गुणक को प्रभावित करते हैं। निर्यात विदेशी मांग की पूर्ति करते हैं जिससे गुणक का मूल्य बढ़ जाता है, और आयातों से क्या होगा? गुणक का मूल्य कम हो जाता है। उपभोग पदार्थों की उपलब्धि। जब भी हम अपनी आय को खर्च करते हैं तो ये आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में हमें उपभोक्ता वस्तुएं मिलनी चाहिए। यदि उनका अभाव होता है तो गुणक की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसलिए गुणक की प्रक्रिया इम्प्लीमेंट हो सके इसके लिए आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में उपभोग की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट गुणक की अवधि। गुणक की मात्रा पर गुणक की अवधि का भी प्रभाव पड़ता है। हम देखेंगे कि यदि आमदनी को शीघ्र खर्च कर दिया जाता है तो जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, जो भी समायोजन हैं, वो भी शीघ्र होते हैं और गुणक का मूल्य भी अधिक होता है। यदि आय प्राप्ति और खर्च करने में समय का अंतराल अधिक पाया जाता है तो गुणक की मात्रा भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अर्थात यह अंतराल आय प्राप्ति और आय खर्च करने का अंतराल जितना कम होगा गुणक का मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। देश में रोजगार की अवस्था। यदि देश में बेरोजगारी है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? निवेश हम बढ़ाते हैं तो उत्पादन, उपभोग और आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि होती है और इससे गुणक की जब मूल्य है वो भी ऊंचा रहेगा। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है या उसके निकट पहुंच गई है तो ऐसी स्थिति में निवेश बढ़ने पर भी उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा और ऐसी स्थिति में गुणक क्रियान्वित नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सरकारी व्यय और करों का प्रभाव। सरकार यदि व्यय करती है, खर्च करती है तो उसका भी गुणक पर वो ही प्रभाव पड़ेगा जो कि निजी निवेश का पड़ता है। अर्थात सरकारी व्यय करने पर गुणक बढ़ जाएगा। लेकिन यदि सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है तो गुणक की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि कर लगाने से व्यय योग्य आय जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है। और इसी प्रकार से यदि सरकारी व्यय और करों की राशि परस्पर बराबर होती है तो उसे हम संतुलित बजट गुणक कहते हैं, जिसमें गुणक की मात्रा 1 के बराबर होती है, जिसको हम लोग बाद में भी आपको स्पष्ट करेंगे। तो मैंने आपको ये बताए हैं कि गुणक को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। धन्यवाद। आगे हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे बच्चों।